Wish you a very good morning everyone. Welcome to IAS Point. This is दीपाली. आई होप कि आप सबका न्यू ईयर अच्छी तरह से सेलिब्रेट हुआ है. तो चलिए हमारे आज के टॉपिक को हम देखते हैं. आज का हमारा टॉपिक है मानव विकास के संकेतक. आपने निचली कक्षाओं में मानव विकास के संकेतकों के महत्व और अनेक विकसित और विकासशील देशों की स्थिति के विषय में पढ़ा होगा. आइए हम देखें कि भारत, चीन और पाकिस्तान ने मानव विकास के चुनिंदा संकेतकों में कैसे निष्पादन हुआ. सारणी 10.5 देखें, जो कि हमने कल देखी थी. सारणी 10.5 इसमें हमने चुनिंदा मानव विकास के जो संकेतांक थे उनका किस तरह निष्पादन हुआ ये हम कल देख चुके हैं. सारणी 10.5 ये दर्शाती है कि चीन भारत तथा पाकिस्तान से आगे है. जो सारणी हमारी 10.5 है वो हमें ये दर्शाती है कि चीन जो है वो भारत और पाकिस्तान से कहीं आगे है. यह बात अनेक संकेतकों के विषय में सही है, जैसे आय संकेतक अर्थात प्रति व्यक्ति जीडीपी अर्थात निर्धनता रेखा से नीचे की जनसंख्या का अनुपात, अथवा स्वास्थ्य संकेतकों जैसे कि मृत्यु दर, स्वच्छता, साक्षरता तक पहुंच, जीवन प्रत्याशा अथवा कुपोषण. अगर हम ये देखें कि चीन भारत और पाकिस्तान से आगे है तो ये बात निम्नलिखित संकेतक दर्शाते हैं, जैसे कि जीडीपी, स्वच्छता, साक्षरता, कुपोषण, जीवन प्रत्याशा, निर्धनता रेखा से नीचे की जनसंख्या का अनुपात, मृत्यु दर. ये सब दर्शाते हैं कि चीन भारत और पाकिस्तान से आगे है. इन सब संकेतकों से हमें पता चलता है. आगे, पाकिस्तान निर्धनता रेखा के नीचे के लोग का अनुपात कम करने में भारत से आगे है. पाकिस्तान निर्धनता रेखा यानी कि जो निर्धनता यानी गरीबी रेखा से नीचे के लोग होते हैं उनके अनुपात को कम करने से में भारत से भी आगे है. शिक्षा, स्वच्छता और जल तक पहुंच के मामले में इसका निष्पादन भारत से बेहतर है. शिक्षा, स्वच्छता और जल इन तीनों के ही मामले में पाकिस्तान का जो काम है वो भारत से कहीं आगे है और बेहतर है. किंतु ये दोनों देश महिलाओं को मातृ मृत्यु से बचा पाने में असफल रहे हैं. लेकिन ये दोनों देश कौन कौन से देश? दोनों देश महिलाओं और मातृ मृत्यु को बचा पाने में असफल रहे हैं. कौन से देश? भारत और पाकिस्तान. वहीं अगर हम बात चीन की करते हैं, चीन में प्रति 1 लाख जन्म पर केवल 50 महिलाओं की मृत्यु होती है, जबकि भारत और पाकिस्तान में ये संख्या 500 से ऊपर है. अगर हम चीन की बात करें तो वहाँ मातृत्व मृत्यु दर केवल 50 है, जबकि हम भारत और पाकिस्तान में देखें तो वो 500 से भी ऊपर है, यानी 500 से भी ऊपर. यानी कि भारत और पाकिस्तान में महिलाओं की मातृत्व मृत्यु दर अभी तक नहीं सुधरी है. आश्चर्य की बात यह है कि भारत और पाकिस्तान उत्तम जल स्रोत उपलब्ध कराने में चीन से आगे हैं. लेकिन अगर हम जल स्रोत की बात करते हैं तो उत्तम जल स्रोत उपलब्ध भारत और पाकिस्तान कराते हैं, जबकि चीन में अच्छे जल स्रोत उपलब्ध नहीं है. आप यह भी देखेंगे कि $1 प्रतिदिन की अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता दर के नीचे के लोगों का अनुपात पाकिस्तान और चीन दोनों में समान है, जबकि भारत में यह अनुपात इससे दोगुना है. स्वयं ज्ञात कीजिए कि यह अंतर क्यों है. ये बात आप बताइए कि आप देखेंगे कि $1 प्रतिदिन की अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता दर के नीचे के लोगों का अनुपात जो है वो पाकिस्तान और चीन में समान है, लेकिन भारत में यह अनुपात इससे दोगुना है. ये इसका कारण क्या है? ये मैं चाहती हूँ कि इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में दें. आगे, परंतु ऐसे प्रश्नों पर विचार करने अथवा निर्णय लेते समय हमें मानवीय विकास संकेतकों के विवेकपूर्ण प्रयोग से संबंधित एक समस्या पर ध्यान देना होगा. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सभी संकेतक अत्यंत महत्वपूर्ण है परंतु पर्याप्त नहीं है. अब इस सब का कारण क्या है? ऐसा इसलिए होता है, अगर हम विवेकपूर्ण संकेतकों पर ध्यान दें तो संकेतक क्या है? महत्वपूर्ण तो है लेकिन पर्याप्त नहीं है. इसके साथ ही स्वतंत्रता संकेतकों की भी आवश्यकता है. सामाजिक व राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में लोकतांत्रिक भागीदारी की सीमा के संकेतक को इसके माप के रूप में जोड़ दिया गया है, परंतु इसे किसी अतिरिक्त मानवीय विकास सूचक की रचना में महत्व नहीं दिया गया है. ऐसे कुछ स्पष्ट स्वतंत्रता संकेतक जिनमें अभी तक नहीं जोड़े गए हैं, जैसे नागरिक अधिकारों की संवैधानिक संरक्षण की सीमा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक संरक्षण की सीमा या न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संरक्षण देने की संवैधानिक सीमा तथा विधि सम्मत शासन अभी तक लागू नहीं किया गया है. इन्हें और कुछ उपायों को सूची में शामिल किए बिना तथा इन्हें महत्व दिए बिना मानव विकास सूचक का निर्माण अधूरा रहेगा तथा इनकी उपादेयता भी सीमित होगी. तो अगर हमको स्वतंत्र संकेतकों की आवश्यकता है, इसके साथ ही जैसे राजनीतिक
और सामाजिक संकेतक, है ना, जैसे कुछ इस तरह के, जैसे कि नागरिक अधिकारों की संवैधानिक संरक्षण की सीमा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक संरक्षण की सीमा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संरक्षण देना, इन सभी स्वतंत्रता संकेतकों की भी आवश्यकता है। और इन सबको अगर पूरा कर दिया गया तो मानव विकास सूचक का निर्माण अधूरा रहेगा इनके बिना, और इसकी उपादेयता भी सीमित होगी। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर क्लियर होता है। आगे का हमारा टॉपिक है विकास नीतियाँ एवं मूल्यांकन, यानी इसमें हम तीनों देश की विकास नीतियाँ और उनके मूल्यांकन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्यतः ये देखा जाता है कि किसी देश की विकास नीतियों को अपने देश के विकास के लिए मार्गदर्शन एवं सीख के रूप में ग्रहण किया जाता है। विश्व के विभिन्न भागों में सुधार कार्यक्रम के लागू होने के पश्चात ऐसा विशेष रूप से देखा जा सकता है। अपने पड़ोसी देशों की आर्थिक सफलताओं से कुछ सीख ग्रहण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम उनकी सफलताओं तथा विफलताओं के मूल कारणों को समझें। यह भी आवश्यक है कि हम उनकी रणनीतियों के विभिन्न चरणों के बीच अंतर और विभेद करें। यह भी आवश्यक है कि हम उनकी रणनीतियों के विभिन्न चरणों के बीच अंतर और विभेद करें। विभिन्न देश अपनी विकास प्रक्रिया अलग अलग तरीकों से पूरा करते हैं। आइए सुधार कार्यक्रम के आरंभ को हम संदर्भ बिंदु के रूप में लें। हम जानते हैं कि सुधार कार्यक्रम का आरंभ चीन में 1978 में, पाकिस्तान में 1988 में और भारत में 1991 में हुआ। आइए सुधार पूर्व और सुधार पश्चात अवधि में उनकी उपलब्धियों और विफलताओं का संक्षिप्त मूल्यांकन करें। तो इस टॉपिक में क्या बताया है कि सामान्यतः देखा गया है कि किसी देश की विकास नीतियों को अपने देश के विकास के लिए मार्गदर्शन एवं सीख के रूप में ग्रहण करते हैं। यानी हम किसी देश की विकास नीति को देखते हैं तो हम उसे अपने देश के लिए मार्गदर्शन और सीख के रूप में उसका हम यूज़ करते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में सुधार कार्यक्रम लागू होने के पश्चात ऐसा विशेष रूप से देखा जाता है। आपने अपने पड़ोसी देश की आर्थिक सफलताओं से कुछ सीख ग्रहण की और फिर हम उसे अपने देश पर लागू करते हैं, और उनकी पहले हम अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया तो हम उनकी पहले सफलता देखेंगे उस काम में, फिर उनकी विफलता देखेंगे और उसके बाद हम कोशिश करेंगे अपने देश में उसे लागू करने की। तो इस तरह से हम अपने पड़ोसी देश की आर्थिक सफलताओं से कुछ सीख ग्रहण करते हैं और उनकी सफलता और विफलता देखते हैं और उनके कारणों को समझते हैं। यह भी आवश्यक है कि हम उनकी रणनीतियों के बारे में चरणों के अंतर और विभेद करें। ये भी ज़रूरी है कि हम उनकी जो रणनीतियाँ रहती हैं उनके बीच जो चरण होते हैं उनके बीच हम अंतर और विभेद करें, यानी उनका कारण क्या है और उन्हें अलग किस तरह से किया जा सकता है हम वो करें। विभिन्न देश अपनी विकास प्रक्रिया अलग अलग तरह से पूरा करता है। हर देश अपनी विकास प्रक्रिया को अलग अलग तरह से पूरा करता है। आइए सुधार कार्यक्रम के आरंभ को हम संदर्भ बिंदु के रूप में लें। हम जानते हैं कि सुधार कार्यक्रम का आरंभ चीन में 1978 से किया गया। सुधार कार्यक्रम का आरंभ चीन में 1978 से किया गया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कि चीन में सुधार कार्यक्रम का आरंभ 1978 से किया गया, पाकिस्तान में 1988 में किया गया और भारत में 1991 में किया गया। आइए सुधार पूर्व और सुधार पश्चात अवधि में उनकी उपलब्धियों और विफलताओं का संक्षिप्त मूल्यांकन करें। अब इस सुधार कार्यक्रम की जो अवधि थी और उसके पश्चात उन देशों में क्या सुधार हुए उनका मूल्यांकन और उनका अध्ययन हम आगे करेंगे। चीन में संरचनात्मक सुधारों को 1978 में क्यों प्रारंभ किया, या चीन ने संरचनात्मक सुधारों को 1978 में क्यों प्रारंभ किया। चीन को इन्हें प्रारंभ करने के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कोई बाध्यता नहीं थी, जैसे कि भारत और पाकिस्तान को थी। चीन के तात्कालिक नए नेता माओवादी शासन के दौरान चीन की धीमी आर्थिक समृद्धि और देश में आधुनिकीकरण के अभाव को लेकर संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने महसूस किया कि विकेंद्रीकरण, आत्मनिर्भरता, विदेश प्रौद्योगिकी और उत्पादों तथा पूंजी के बहिष्कार पर आधारित आर्थिक विकास माओवादी दृष्टिकोण से विफल रहा। व्यापक भूमि सुधारों, सामुदायिकरण और ग्रेट लीप फॉरवर्ड तथा अन्य पहलों के बाद भी 1978 में प्रति व्यक्ति अन्न उत्पादन उतना ही था जितना 1950 के दशक के मध्य में था। यह भी देखा गया कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में आधारिक संरचना की स्थापना किए जाने के फलस्वरूप भूमि सुधारों, दीर्घकालिक विकेंद्रीकरण योजनाओं और लघु उद्योग से सुधारोत्तर अवधि में सामाजिक और आय संकेतकों में निश्चित रूप से सुधार हुआ था। सुधारों के प्रारंभ होने से पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का बड़े व्यापक स्तर पर प्रसार हो चुका था। कम्यून व्यवस्था के कारण खाद्यान्नों का अधिक समतापूर्ण वितरण था।
विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि प्रत्येक सुधार के पहले छोटे स्तर पर लागू किया और बाद में उसे व्यापक पैमाने पर लागू किया गया। विकेंद्रीकृत शासन के प्रयोग के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक लागतों की सफलता या विफलता का आकलन किया जा सका। उदाहरण के लिए, जब छोटे छोटे भूखंड कृषि के लिए व्यक्तियों को दिए गए तो उनकी बड़ी संख्या में लोग समृद्ध बन गए। इसके फलस्वरूप ग्रामीण उद्योग के अपूर्व विकास की स्थिति बनी और आगे और सुधार के लिए मजबूत आधार बनाया गया। विद्वान ऐसे अनेक उदाहरण देते हैं कि चीन में सुधार के कारण किस प्रकार तीव्र समृद्धि हुई। तो ये थी चीन में किस सुधार के बाद किस तरह से तीव्र समृद्धि हुई। इससे ये पता चलता है कि चीन में सुधार के बाद काफ़ी तेज समृद्धि हुई। चीन में सुधार 1978 में प्रारंभ क्यों किया गया? इसका कारण ये था कि उस समय जो तत्कालिक नेता थे, माओवादी शासन के दौरान चीन की धीमी आर्थिक समृद्धि और देश में आधुनिकीकरण के अभाव को लेकर संतुष्ट नहीं थे। वहाँ आर्थिक जो समृद्धि थी वो बहुत धीरे चल रही थी और वहाँ ना तो विकेंद्रीकरण था, आत्मनिर्भरता भी बहुत कम थी और विदेशी प्रौद्योगिकी और उत्पादों तथा पूंजी के बहिष्कार पर आधारित आर्थिक विकास माओवादी दृष्टिकोण से विफल रहा। ये सब कारण थे चीन में आर्थिक जो समृद्धि थी वो बहुत कम होने के। व्यापक भूमि सुधारों का सामुदायिकरण और ग्रेट लीप फॉरवर्ड तथा अन्य पहलों के बाद 1978 में प्रति व्यक्ति अन्न उत्पादन उतना नहीं था जितना 1950 में था। अन्न का उत्पादन जो था जितना 1950 में था, 1978 में उतना नहीं था। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में आधारिक संरचना की स्थापना किए जाने के फलस्वरूप वहाँ भूमि सुधार किए गए, दीर्घकालिक विकेंद्रीकृत योजनाएं बनाई गईं और सुधारों के आरंभ होने से पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का बड़े व्यापक स्तर पर प्रसार हुआ। कम्यून बनाए गए, कम्यून व्यवस्था चालू की गई जिसके कारण खाद्यान्नों का अधिक समतापूर्ण वितरण किया गया। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि प्रत्येक सुधार के छोटे स्तर पर लागू किया गया। हर सुधार को वहाँ पर एक छोटे स्तर पर लागू किया गया और बाद में उसने बड़ा पैमाना ग्रहण किया। विकेंद्रीकरण शासन के प्रयोग के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक लागतों की सफलता या विफलता का आकलन किया जा सका। उदाहरण के लिए, जब छोटे छोटे भूखंड कृषि के लिए व्यक्तियों को दिए गए तो बड़ी संख्या में लोग समृद्ध बने। जब वहाँ पर छोटे छोटे भूखंड कृषि के लिए लोगों को दिए गए तो लोग अच्छे से समृद्ध कृषक बन गए। इसके फलस्वरूप ग्रामीण उद्योग के अपूर्व विकास की स्थिति बनी और आगे सुधारकों के लिए मजबूत आधार बना। विद्वान ऐसे अनेक उदाहरण देते हैं कि चीन में सुधारों के कारण किस प्रकार की तीव्र समृद्धि हुई। चीन में सुधार करने के बाद काफ़ी तीव्र समृद्धि हुई। आगे विद्वान तर्क देते हैं कि सुधार प्रक्रिया से पाकिस्तान में तो सभी आर्थिक संकेतकों में गिरावट आई। सुधार प्रक्रिया पाकिस्तान में जो कि 1988 में शुरू हुई, उससे सभी संकेतकों यानी कि सभी आर्थिक संकेतों में कहीं ना कहीं गिरावट आई। हमने पिछले खंड में देखा कि वह 1980 के दशक की तुलना में जीडीपी और क्षेत्रक घटकों की समृद्धि दर 1990 के दशक से कम हो गई। वहाँ 1980 में जो जीडीपी और क्षेत्रक घटकों की दर थी वो 1990 में और कम हो गई। यद्यपि पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से संबंधित आंकड़े बहुत सकारात्मक रहे, वहाँ गरीबी रेखा से संबंधित जो आंकड़े थे वो बहुत अच्छे रहे, लेकिन पाकिस्तान के सरकारी आंकड़ों का प्रयोग करने वाले ये संकेत देते हैं कि वहाँ निर्धनता बढ़ रही है। 1960 के दशक में निर्धनता का अनुपात 40% था। 1960 में पाकिस्तान में निर्धनता का अनुपात 40% था, लेकिन 1980 के दशक में वही 25% यानी कि 25% हो गया। 1990 के दशक में पुनः बढ़ने लगा। विद्वानों ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में समृद्धि दर की कमी और निर्धनता के पुनः आविर्भाव के ये कारण बताए हैं। अब पाकिस्तान में जो निर्धनता और आविर्भाव और समृद्धि दर की कमी के जो कारण है वो ये है। पहला कारण ये है, कृषि समृद्धि और खाद्य पूर्ति तकनीकी परिवर्तन संस्थागत प्रक्रिया पर आधारित न होकर अच्छी फसल पर आधारित था। जब फसल अच्छी होती थी तो अर्थव्यवस्था भी ठीक रहती थी और फसल अच्छी नहीं होती थी तो आर्थिक संकेतक नकारात्मक प्रवृत्तियाँ दर्शाते थे। यानी वहाँ के जो कृषि समृद्धि और खाद्य पूर्ति तकनीकी परिवर्तन संस्थागत प्रक्रिया पर आधारित नहीं होते थे, वो सिर्फ अच्छी फसल पर आधारित होते थे। तो जब फसल अच्छी नहीं होती थी तो वहाँ सब कुछ गड़बड़ हो जाता था और उनके नकारात्मक प्रवृत्तियाँ दर्शाते थे। सेकंड प्रॉब्लम ये थी पाकिस्तान की आर्थिक समृद्धि की दर में कमी की कि उनको ध्यान होगा कि भारत को अपने भुगतान संतुलन संकट को ठीक करने के लिए
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से उधार लेना पड़ा। जैसे कि हम सबको पता है कि भारत को अपने भुगतान संतुलन संकट जो था उसको ठीक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से उधार लेना पड़ा था। विदेशी मुद्रा प्रत्येक देश के लिए एक अनिवार्य घटक है और ये जानना आवश्यक है कि इसे कैसे अर्जित किया जाता है। यदि कोई देश अपनी विनिर्मित उत्पादों के धारणीय निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा कमाने में समर्थ है तो उसे कोई चिंता की जरूरत नहीं है, उसे किसी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अगर वो विदेशी मुद्रा को कमाने में समर्थ है। पाकिस्तान में अधिकांश विदेशी मुद्रा मध्य पूर्व में काम करने वाले पाकिस्तानी श्रमिकों की आय, प्रेषण तथा अति अस्थिर कृषि उत्पादों के निर्यातों से प्राप्त होती है। एक और विदेशी ऋणों पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति बढ़ रही थी तो दूसरी और पुराने ऋणों को चुकाने में कठिनाइयां बढ़ती जा रही थी। जहां पाकिस्तान के लोग एक और विदेशी ऋणों पर निर्भर होते जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर का क्या हो रहा था कि जो पुराना ऋण था वो उसे चुकाने में असमर्थ हो रहे थे। ये भी बहुत बड़ा कारण था। आगे, किंतु जैसा कि पाकिस्तान सरकार का एक निष्पादन वर्ष 2004-2005 में कहा गया, लेकिन पाकिस्तान की जो सरकार थी उनका एक निष्पादन वर्ष 2004 से 5 में कहा गया कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में लगातार 3 वर्ष 2002 से 5 के दौरान जीडीपी लगभग 8% की वार्षिक दर से बढ़ी है। वहाँ की जो सरकार का एक निष्पादन था उसमें कहा गया था कि 2002 से 2005 यानी कि 3 वर्ष में जो जीडीपी है वहाँ की वो 8% वार्षिक दर से बढ़ी है। कृषि विनिर्माण तथा सेवा इन क्षेत्रकों का इस समृद्धि में योगदान है। अब इसे बढ़ने में इसका किसका योगदान है? विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का। इसके साथ साथ ऊंची मुद्रास्फीति दरें और तीव्र निजीकरण के कारण सरकार उन विभिन्न क्षेत्रों में अधिक खर्च कर रही है जो निर्धनता को कम कर सकते हैं। और वहाँ की सरकार मुद्रास्फीति दरें और तीव्र निजीकरण के कारण सरकार उन क्षेत्रों पर क्या खर्च कर रही है पैसा जो निर्धनता को खत्म कर सकें, यानी कि निर्धनता को कम कर सकें। वहाँ की सरकार अपने पैसे को ऐसी जगह लगा रही है जिससे निर्धनता खत्म हो सके। तो इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा इस वाले टॉपिक में कि विकास की नीतियाँ क्या थी और उनका मूल्यांकन क्या था। तो इस तरह से चीन, पाकिस्तान और भारत की विकास नीतियाँ थी जो सक्सेस भी हुई और अनसक्सेस भी हुई। लास्ट हमारा टॉपिक होगा निष्कर्ष, जिसे हम कल कवर करेंगे और उसके साथ ही हम पुनरावर्तन इस चैप्टर का करेंगे और इसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हम न्यू बुक स्टार्ट करने वाले हैं। तो रेडी रहिएगा सब न्यू बुक के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।